हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण दोनों ही प्रकार की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेएससी या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी हो। तो सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप अपनी तैयारी को आगे रिट्यून कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी में संज्ञा को समझेंगे। संज्ञा का क्या रोल होता है उसे समझेंगे। तो पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा की परिभाषा है कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम समझ सकते हैं, किसी भी जाति, स्थान, भाव, प्राणी, उन सभी को संज्ञा का नाम दिया जाता है। इसके साथ ही थोड़े से कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, और उदाहरण हैं, ये प्रमुख उदाहरण हैं। भारत एक विकासशील देश है। आप चाहें तो इसको संज्ञा का अलग कर सकते हैं और हमें इसका कमेंट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। इसके साथ ही आज मोहन बहुत खुश है। त्योहार हमारे घर खुशियाँ लाते हैं। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है। मोहन रोज 2 गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। ये प्रमुख उदाहरण हैं संज्ञा के। अब देखेंगे इनकी प्रमुख रूप से व्याख्या कि संज्ञा इन उदाहरणों में क्या थी। ठीक है, तो पहला था जो भारत एक विकासशील देश है, तो इसमें भारत जो है संज्ञा का रोल करता है। ठीक है, किसी देश का नाम है। ठीक है, दूसरा है गंगा एक पवित्र नदी थी, तो गंगा एक प्रॉपर नाम है, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, ये भी एक व्यक्तवाचक है, ये भी एक व्यक्तवाचक संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। और मुसलमान विशेष समूह का नाम है, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा को हम इसमें रखेंगे। इसके बाद ग्रंथ किताबों की विशेष श्रेणी का नाम है, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है क्रिकेट खेल का नाम है, यह एक जातिवाचक संज्ञा में आता है। गिलास बर्तन का नाम है। दूध, अंडा खाद्य सामग्री का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है खुशियाँ विशेष मन स्थित भाव का नाम है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा को हम देखेंगे। खुशियाँ जो है भाव को उद्वेलित करती हैं, उद्गृत करती हैं, तो इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाती हैं खुशियाँ। तो इस प्रकार से हमने जो इसके मूल संज्ञा के जो उदाहरण हैं उनको देखा है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद किए गए हैं। ठीक है, इसमें है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें 2 बार लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मूल रूप से संज्ञा के भेद हैं वो इस प्रकार से हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमारी हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञाओं का उल्लेख हुआ है, 3 प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग होता है। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी प्रॉपर नाम विशेष का जो आता है, हम किसी भी वस्तु विशेष या स्थान का नाम लेते हैं प्रॉपर, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिसमें किसी जाति या समूह का उल्लेख होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में हमारे जो मन के भाव हैं या फिर हमारे मन की जो भावनाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई वाक्य होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। इस प्रकार से संज्ञा की 3 जो होते हैं भेद होते हैं। देख लेते हैं इनकी भेद और इनकी परिभाषा है तीनों की। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है आप नोट कर सकते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। जैसे उदाहरण हैं कुछ इसके, जैसे रमेश एक प्रॉपर व्यक्ति है, आगरा एक स्थान है, बाइबल एक मुसलमानों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ताजमहल एक इमारत है जिसका कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है, एम्स एक अस्पताल है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, या वस्तु का नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी स्थान का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के समूह में आती है। इसके बाद जो दूसरा इसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम देखेंगे, इसका प्रमुख परिभाषा है, परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और उसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जो किसी
जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थान या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा समूह में रखेंगे। ठीक है। जैसे कुत्ता बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी बहुत सारी ब्रीड हो सकती हैं, उनके बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। दूसरा है गाय, हाथी, मनुष्य, पहाड़। इस प्रकार से पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो कंचनजंगा हो, चाहे एवरेस्ट हो, चाहे कोई सा माउंटेन एवरेस्ट हो, या किसी भी प्रकार का पहाड़ हो, या छोटा हो बड़ा हो, कोई भी पहाड़ हो, वो सारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। हाथी हैं, कोई भी हाथी हो, छोटा हो बड़ा हो, या कहीं भी किसी भी कटघरे का हो, या फिर किसी जंगल का हो, मतलब किसी भी जो हाथी है वो एक समूहवाचक संज्ञा में आएगा या फिर जातिवाचक संज्ञा में आता है। इसके बाद जातिवाचक के अंतर्गत निम्नलिखित दो भेद किए गए हैं। एक है द्रव्यवाचक। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहीं कहीं लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है इस पॉइंट को लेकर के कि द्रव्यवाचक क्या होता है और समूहवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है। तो इस प्रकार से इसको ये समझाने की कोशिश की है। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम क्या करेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा आप सभी लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और समझने का अगर चाहें तो समझ सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, ठीक है, किसी भी धातु या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी। ऊन है, ठीक है, ऊन नहीं है यहाँ पर, ऊन है, ठीक है, और पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं और उनकी गणना कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट जो बनता है समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है और ये किस श्रेणी में जाएगा। तो इसीलिए इसके दो पार्ट हुए हैं। ठीक है। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये इसका परिभाषा है समूहवाचक संज्ञा का, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। जो शब्द हैं जो किसी समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं, उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति और झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। इसके साथ ही एक और जो पॉइंट है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। किस प्रकार से हम इसको अंतर को समझ पाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा करती हैं जो समाज में अपने विशेष गुण के कारण प्रचलित होते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही वे गुण आदि मस्तिष्क में उभर आते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे सत्य हरिश्चंद्र तो बहुत नाम लिया जा सकता है, लेकिन अगर हरिश्चंद्र की बात आएगी तो सत्य हरिश्चंद्र ही आएंगे, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था और अपने माता पिता को भी उसके लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया, बहुत त्याग किया, तो इसीलिए सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। दूसरा है महात्मा गांधी। ठीक है। तीसरा है जयचंद विश्वासघाती। अगर विश्वासघाती में अगर किसी का नाम लेंगे तो वो है विभीषण घर का भेदी। अर्जुन महान धनुर्विद्या में निपुण इत्यादि कभी कभी बोलचाल में हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। इनका इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार, तो इनको हमें समझ लेना चाहिए कि किस श्रेणी में आएंगे। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद एक देशद्रोही को इंगित करता है। ठीक है। तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। दूसरा है कल युग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, तो हरिश्चंद्र एक सत्यवादी हुए हैं महापुरुष, तो उन्हीं को हम लेकर रिलेट करेंगे। ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में है। इसके साथ दूसरा है हमें देश के विभीषणों से बचकर रहना है। तो देश के विभीषण हम जानते हैं, विभीषण रामायण हम सब ने देखी होगी, जानी होगी, समझी होगी। तो विभीषण का क्या रोल था कि घर का भेदी। विभीषण रावण का छोटा भाई था और उसी ने उसका जो उसका भेद था उसका कि वो किस प्रकार से मारा जा सकता है, वो सारा का सारा भेद विभीषण ने राम को बता दिया था और इसीलिए इसी आधार पर इसका नाम पड़ा था घर का भेदी, लंका ढाए। तो विभीषण का नाम लिया जाता है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जा सकता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ हो जाती हैं, होता है, और तब वे केवल एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगती हैं। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर पंडित नाम होता है तो यह एक समूहवाचक संज्ञा या फिर
जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयोग होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का नाम हो रहा है। लेकिन अगर पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इस वाक्य में हम देखेंगे कि पंडित जी जो शब्द है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रिलेट हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं। जबकि पंडित जी जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से रिलेट भी होता है। हमें शब्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन सी इसमें संज्ञा का प्रयोग हुआ है, कौन सा भेद है इसमें। दूसरा है, यहाँ पंडित जी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। जो पंडित जी है जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पंडित जी यहाँ जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, किंतु भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसमें रिलेट होती है। इस प्रकार से यहाँ जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है या प्रयोग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा इसमें जो उदाहरण है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजनों का उद्धार किया था। तो राष्ट्रपिता का अगर हम नाम लेते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए ही हम कहेंगे, हर किसी के लिए नहीं कह सकते, हर नेता के लिए नहीं कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो ये शब्द एक रूढ़वादिता के रूप में जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। नेताजी ने कहा, ठीक है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ नेताजी जो शब्द है, एक अगर देखी जाए नेताजी जो शब्द है वो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस जो बना हुआ है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हमारा एकदम से जो दिमाग है वो किस ओर जाता है कि सुभाष चंद्र की ओर चला जाएगा। और सुभाष चंद्र एकमात्र व्यक्तिवाचक पर्सन है, और यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग करेंगे, न कि जातिवाचक संज्ञा का। तो इस प्रकार से आप सभी ने समझा है कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का किस प्रकार से हम बदल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न भेद है इसका समूहवाचक संज्ञा, उसको भी देखेंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है, भेद है संज्ञा का, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम किस प्रकार से रिलेट करेंगे, किस प्रकार से समझेंगे, आज हम उसकी परिभाषा पहले तो देखेंगे, उसके बाद कुछ उसके उदाहरण हैं उनको समझेंगे, ठीक है। जो संज्ञा शब्द, ठीक है, गुण कर्म दशा अवस्था भाव आदि का बोध कराएंगे, या जो शब्द लिख लो, जो संज्ञा शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द, ये आप परिभाषा आप जरूर इसको लिखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी का गुण, किसी की दशा, किसी की अवस्था, किसी का भाव आदि शब्दों के बोध करा आदि शब्दों के माध्यम से बोध कराते हैं, उन्हें उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो वे शब्द भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण हैं कुछ, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, थकावट, चोरी, ठीक है, घृणा, क्रोध, सुंदरता, ये सारे के सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाते हैं। ये शब्द जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है होता है, वहाँ पर उस सेंटेंस में, उस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और देखेंगे। भावों से होता है, इनका कोई रूप या फिर आकार नहीं होता है, ये अमूर्त होते हैं, ठीक है, अनुभव किए जा सकते हैं, और शब्द अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाव या गुण सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, इनकी तोला नहीं जा सकता, इनको नापा नहीं जा सकता है। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना, ठीक है। अब ये देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट आप देखेंगे, भाववाचक संज्ञाएं, आप इनकी परिभाषा है साथ में लिखते चलेंगे, जो पॉइंट बन रहे हैं मेन पॉइंट आप पॉइंट डालकर जरूर लिखिएगा। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होती है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी है कोई शब्द आ जाता है, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है, तो वो जो बहुवचन के शब्द के माध्यम से उसे हम जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। जैसे बुराई से बचो, ठीक है, यहाँ पर बुराई जो शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि एक गुण का, किसी के गुण विशेष का उल्लेख हो रहा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। दूसरा भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना है, तो हम देखेंगे कैसे करेंगे, किस रूप से करेंगे। वही शब्द यहाँ पर हम दोबारा से प्रयोग करेंगे, वो है बुराइयों से बचो।
यानी कि एक तो यहाँ पर हुआ बुराई से बचो अगर प्रयोग होता है तो यहाँ पर बुराई क्या है, एक गुण विशेष है और गुण विशेष को हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। दूसरा है बुराइयों से बचो, अगर यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं तो जो संज्ञा भाववाचक की संज्ञा का शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आप जरूर समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट और हैं थोड़े से इसके उदाहरण। दूसरा पॉइंट है घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है। यह एक भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा दूरी। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है तो ये भाववाचक संज्ञा का है। इसके साथ ही दूसरा, अगर इसी शब्द को थोड़ा सा हम इधर का उधर कर देंगे तो यही शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मेरे और मेरे उसके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूरी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा की है और यहाँ दूरियों को अगर हम बात करेंगे, दूरियां हम लिख देंगे तो जो भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा भी जब बहुवचन में प्रयोग होती है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है जब द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनको हम बहुवचन में अगर कहीं भी मिल जाते हैं या फिर बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो ही शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे देख लेंगे, उदाहरण है जैसे, ठीक है, मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 है वो एक भाववाचक संज्ञा है जहाँ पर गणना की जाती है, तुलना की जाती है, नापा जाता है या फिर किसी के गुण विशेष को दर्शाया जाता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो गणना की गई है 50 की वह एक भाववाचक संज्ञा के रूप में दर्शाई गई है। इसी को हम क्या करेंगे, भिन्न विषयों की कक्षाओं में भिन्न विषयों की कक्षाएं चल रही हैं तो यहाँ पर जो भिन्न शब्द है वह एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है और जो 50 है वह एक समूहवाचक, 50 लोगों का जो समूह है वो एक समूहवाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा पॉइंट है सेना अभ्यास कर रही है। इसमें सेना जो शब्द है वह एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना जो शब्द है एक समूहवाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है क्योंकि सेना तो कोई भी हो सकती है, चाहे पुलिस सेना हो, चाहे फोर्स सेना हो या फिर जल सेना हो, थल सेना हो, किसी भी प्रकार की सेना हो, तो यह एक समूहवाचक संज्ञा में प्रयोग है। यहीं पर हम क्या करेंगे, अगर इसी को सेना का जो शब्द है उसे अगर हम बहुवचन में प्रयोग कर देंगे तो वह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, जातिवाचक और समूहवाचक, हालांकि मैं बहुत थोड़ा सा इसमें अंतर महसूस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है। तो इसी अंतर को हमें यहाँ समझना है कि जातिवाचक और समूहवाचक में जो मेन अंतर होता है वो क्या होता है। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा कि जो समूहवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है, मेन अंतर क्या है। मेन अंतर इसमें ये होता है कि यदि कहीं किसी समूहवाचक संज्ञा को अगर वहाँ संज्ञा के शब्दों को और बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये इसका मेन अंतर है। इस अंतर को आप जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन करिएगा। इसके बाद थोड़ा सा है, रोहन का परिवार यहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ परिवार जो शब्द है वो एक जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। लेकिन फिर भी दूसरा हम देखेंगे, आजकल सभी परिवारों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो यह एक जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। इसका मेन जो पॉइंट है पकड़ने लायक वो सिर्फ यही है, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा को पकड़ने के लिए हम किस प्रकार से इसका अंतर समझेंगे तो वही है कि अगर हम जातिवाचक संज्ञा के शब्दों में कहीं बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं तो वह समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये है सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही हम जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे और ये थोड़े से उदाहरण हैं। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा का भी थोड़ा सा एक उदाहरण और समझ लीजिएगा, ये नीचे वाला पॉइंट हमसे छूट रहा था। हाँ, आजकल सभी परिवारों के छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर फिर दूसरा जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है लकड़ी से अलमीरा बनता है। ठीक है, यहाँ पर
लिखा हुआ है लकड़ी से अलमीरा बनता है। तो यह हो गया एक द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी धातु या फिर तरल पदार्थ को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है। तो अब द्रव्यवाचक संज्ञा को हमें जातिवाचक संज्ञा में किस रूप से परिवर्तित करना है। ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। यहाँ पर हो गया लकड़ियाँ जो शब्द है, यहाँ पर सिर्फ एक था लकड़ी। लकड़ी जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रयोग हो रहा है, और लकड़ियाँ जो शब्द है वह एक जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी हैं। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दूसरा है सरसों का तेल पीला होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। इसके बाद इसी शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। वनस्पति तेलों का प्रचलन शहरों में ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो तेल शब्द है यहाँ पर वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, और तेलों अगर वहीं उसी शब्द को हमने बहुवचन में परिवर्तित कर दिया है तो वह जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो गई है, परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने संज्ञा के भेद पढ़े, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, और साथ ही संज्ञा के जो द्रव्यवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा में किस प्रकार से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस रूप में बदलना है, जातिवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना है, समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल।